तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस हैं जिनका एक सीक्वेंस है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू पायरुवेट, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बॉडी यूटिलाइज करती है। जो हम खा रहे हैं बॉडी, ग्लूकोज हम लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ले रहे हैं ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज को बॉडी, हमारा जो जीआईटी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, इसके थ्रू एब्जॉर्ब करती है। हम हमारी डाइट में सिर्फ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता ना, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, और साथ में फैट्स हैं। ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों की बॉडी में जो यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट है। जीआईटी इन सबको डिफरेंट तरीके से जो है डाइजेस्ट करता है। बॉडी, हर एक की डाइजेशन का मैकेनिज्म चेंज है, हर एक की एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म चेंज है, लेकिन एट द एंड ये सारी चीजें किसी ना किसी तरह यूज हो रही हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या फिर बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में और डिफरेंट प्रोसेसेस में। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा इंस्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का वो ग्लूकोज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो जो बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन जो ग्लूकोज के थ्रू हो रही है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज है तो इसके मेजर पाथवेज यूटिलाइजेशन के क्या है? एक तो यही है ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और साथ में एटीपी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास है ग्लूकोज। अगर तो बॉडी में जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा इंटेक कर लिया, ग्लूकोज बच गया है, एनर्जी नहीं चाहिए मजीद, तो ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, डिफरेंट। मेजर जो स्टोरेज फॉर्म है बॉडी में ग्लूकोज की वो ग्लाइकोजन है। उसके बाद हमारे पास एक और पाथवे है जिसको बोलते हैं पेट्रोज फॉस्फेट पाथवे। या तो ग्लूकोज इस पाथवे में चला जाता है। ये पाथवे बेसिकली हमारे पास, हमें कार्बन स्केलेटन अगर बॉडी में चाहिए उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, या फिर हमें अगर एनर्जी चाहिए और इंस्टेंट और ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये भी आप लोग आगे पढ़ोगे पाथवे। उसके बाद फोर्थ है इसका हमारे पास यूटिलाइजेशन का वे सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स। ठीक है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सेल वॉल्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट्स की, पॉलीसेक्राइड्स हैं। ह्यूमन बॉडी के जो ईच सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज इसका पार्ट होता है किसी ना किसी तरह। तो ये चार जो है ये मेजर पाथवेज हैं ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड इन बॉडी, तो आप ये चार प्रोसेस लिखोगे कि इधर इट इज स्टोर्ड, या फिर ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जा रहा है, या फिर ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है, या फिर स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स बना रहा है। और नीड ऑफ ग्लूकोज भी सेम है कि हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए बॉडी में, इन्हीं चार चीजों के लिए ही चाहिए। इन चार चीजों पे पूरे के पूरे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन सम अप हो जाती है। नीड भी बॉडी की यही है और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी यही है। इसके बाद है हमारे पास जो हमारे पास और अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस सिर्फ उसमें से, इन चारों मेजर फेट्स में से ये एक पार्ट है, ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलिसिस, और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस की पहले समरी है, एक ब्रीफली पूरे का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम ब्रेक कर देंगे इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारे पास एंड में बिल्कुल लास्ट में क्या बन रहा है, टू मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बन रहे हैं, और साथ में हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एटीपी के, और टू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एनएडीएच के। ये दोनों एटीपी और एनएडीएच, दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इन्हें बॉडी एज एन एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करेगी। तो बेसिकली ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ प्रोसेस और पायरुवेट पे एंड हो गया, और दरमियान में हमारे पास क्या बना, एटीपी और एनएडीएच। ये वो चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, लेकिन दरमियान में हमारे पास 10 स्टेप्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की दो टाइप्स हैं। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जो हमारे पास
रेस्पिरेशन है या फिर बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन है, ये दो तरह की होती है, एरोबिक या एनारोबिक। एरोबिक वो है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है और एनारोबिक वो है जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही। एनर्जी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है ये भी दो तरह के ही प्रोसेस से होती है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ह्यूमन बॉडी में ही ऐसा नहीं है कि एनारोबिक उन उन ऑर्गेनिजम्स में होगी जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते, ह्यूमन बॉडी में ही। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस उस वक्त होगी जब हमारी बॉडी नॉर्मल एक रूटीन में है, ठीक है, आप एक नॉर्मल रूटीन का ही कोई काम कर रहे हो या आप रेस्टिंग फेज में हो, आप जितनी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो उतनी ही आपकी बॉडी को चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो सारे के सारे सिस्टम बिल्कुल नॉर्मली चल रहे हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। पर इन केस आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिसमें हमें एनर्जी फौरन चाहिए और वेट नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो मीट नहीं कर रही है, जितनी ऑक्सीजन हमारी इनटेक है उससे ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। जैसे आप भागते हो, कोई वर्कआउट कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, इस दौरान जिन लोगों को फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं होती, अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो बिल्कुल हम नॉर्मल आम लैंग्वेज में कहते हैं ना खलियां पड़ गई हैं, तो वो क्या होता है बेसिकली, तो यही होता है कि उस स्पेसिफिक मसल में अगर आप फॉर एग्जांपल भागे हो और आपकी टांगों में खलियां पड़ गई हैं, तो आपने अपनी जो टांगों के मसल्स थे उन्हें यूज किया है नॉर्मल से ज्यादा, तो वहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और वो हमें खलियां जो है वो फील होती हैं जिसे हम मसल स्पैज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक का। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस उस वक्त होगी जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल अपने पेस में जा रही है, ठीक है, हमारे पास एंड प्रोडक्ट पायरुवेट ही बन रहा है और हमारे पास 8 एटीपी के मॉलिक्यूल्स ओवरऑल, जब एनएडीएच को कन्वर्ट करते हैं हम एटीपी में, एक एनएडीएच इक्वल होता है 3 एटीपी के। तो हमने ये पीछे देखा कि हमारे पास 2 एनएडीएच बन रहे थे, 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, तो ये 6 हो गए और 2 ये है, इस तरह हमारे पास टोटल 8 ATP हो जाते हैं, तो हमारे पास ये 8 ATP बनेंगे। पर अगर ऐसा हो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, हमारी बॉडी को एनर्जी फौरी चाहिए, तो जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है ये असल में इस प्रोसेस का ड्यूरेशन कम होता है, इसमें एनर्जी फॉरन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी की प्रोडक्शन कम है लेकिन एनर्जी बहुत जल्दी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसमें हमारे पास और साथ में हमारे पास बाई प्रोडक्ट भी बनती है जो कि है लैक्टिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट इसका लैक्टेट होगा और कितने एटीपीज बनेंगे, दो। तो एनर्जी कम बन रही है लेकिन एनर्जी जल्दी बन रही है और इसमें ऑक्सीजन नहीं यूटिलाइज होती, ये इसका डिफरेंस है। बच्चे आवाज फिर नहीं आ रही क्या? आ रही मैम है आ मैम। रही है। मैम आ रही है। अब आप लोगों के इंटरनेट के साथ भी कोई मसला हो सकता है। जी मैम, हो सकता है। ये है हमारे पास अगेन डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि ऑक्सीजन यूटिलाइज एक में हो रही है और एक में नहीं हो रही। एक की एंड प्रोडक्ट, एरोबिक की एंड प्रोडक्ट पायरुवेट या पायरोबिक एसिड है, एनारोबिक की एंड प्रोडक्ट हमारे पास पायरोबिक एसिड नहीं होगी, हमारे पास लैक्टिक एसिड है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मली बॉडी में हो रहा है, एनएरोबिक तब होगा जब हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में फॉरन फॉरन एनर्जी चाहिए। बेटा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान खत्म हो जाएगा। जी मैम।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की हमारे पास जो स्टेप्स हैं, हमने देखा कि 10 स्टेप्स हैं, 10 रिएक्शंस हैं जो कि एंजाइम कैटेलाइज्ड हैं, और इसको दो फेजेस में डिवाइड किया होता है ग्लाइकोलिसिस को। पहली फेज है, इसको कह रहे हैं प्रिपरेटरी फेज, और दूसरी है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी इसको कह रहे हैं। इसमें ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहे हैं टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी के प्रोडक्शन के लिए हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज को एक्टिवेट करेंगे। तो जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं, ये आते हैं प्रिपरेटरी फेज में। अगर आपसे कहा जाए कि राइट अ नोट ऑन प्रिपरेटरी फेज, तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5 स्टेप्स पे नोट लिख दोगे। In the preparatory phase of glycolysis, 2 molecules of ATP are invested. इन्वेस्टेड का मतलब ये है कि इसमें यूज होंगे, हम बॉडी अपने पास से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स को यूज करेगी प्रिपरेटरी फेज में। हेक्सोस चेन इज क्लेव्ड इनटू 2 ट्रायोस फॉस्फेट। हेक्सोस चेन कौन सी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए उसको हेक्सोस बोल रहे हैं। इट इज क्लीव्ड इनटू 2 ट्रायोस फॉस्फेट्स। तो एंड पे जो 5th स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, उस वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए उसको ट्रायोज बोल रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास ड्यूरिंग दिस फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्जन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट 5 स्टेप्स किस में आएंगे? प्रिपरेटरी फेज में। ये है हमारे पास 5 स्टेप्स जो कि हैं प्रिपरेटरी फेज में। आप लोगों ने ये वाले जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन्हें प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है? ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये वाली फेज है, यहाँ पे जो एंजाइम्स मेंशन है, स्पेशली वो सारी चीजें, कोई कोई एंजाइम मेंशन हुआ हुआ है, कोई आइन मेंशन हुआ हुआ है कि स्टेप में यूज हो रहा है, वो एक एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास जो सबसे पहले है ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहले स्टेप में, इसको फर्स्ट स्टेप बोल रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ग्लाइकोलिसिस को प्रिपेयर करते हुए ये याद रखती है कि कौन से वाला स्टेप इरिवर्सिबल है और कौन से वाला स्टेप रिवर्सिबल है। जो स्टेप इरिवर्सिबल है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो रिवर्सिबल है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये मैं आगे जाके आप लोग को बताती हूँ। तो जो हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप है, उसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट कराते हैं इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंट ऑफ विच एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में होता है ये। और एटीपी भी कन्वर्ट हो रहा है इनटू एडीपी। जैसे पीछे पढ़ा हमने कि प्रिपरेटरी फेज में बॉडी अपने पास से 2 एटीपी इन्वेस्ट करती है, तो सबसे पहला एटीपी फर्स्ट स्टेप में ही इन्वेस्ट हो गया, ठीक है? सेकेंड स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है, और इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को प्रिपरेटरी फेज ऐसे बता रही हूँ, आगे जाके मैं आप लोगों को स्टेप वाइज भी सारा एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड स्टेप में हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रुक्ट, और ये जो सेकंड स्टेप है इसका एंजाइम है फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज। बेसिकली आइसोमेरेज एंजाइम है, ठीक है? Fructose 6-phosphate will be converted into fructose 1,6-bisphosphate in step 3 in the presence of phosphofructokinase 1। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा एटीपी बॉडी की तरफ से आ रहा है और जो कि एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू, यहाँ तक हमारे पास हेक्सोज शुगर चल रही है। फ्रुक्टोज जो है वो ग्लूकोज का आइसोमर होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज होता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 3 कार्बन कंपाउंड्स, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो बेसिकली प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज से स्टार्ट होगा हमारे पास, और एंड पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और यहाँ पे 2 एटीपीज जो है वो यूज हो रहे हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप जो है इरिवर्सिबल है। अब ये है इसके रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का नाम है, और नाम क्यों है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बता रही हूँ। पहली फर्स्ट फेज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, या ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज, या प्रिपरेटरी फेज, सारे इसी के नाम है। इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कराया है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि फॉस्फेट ऐड किया है, ठीक है? हमने एटीपी ऐड किया। एटीपी
में हमारे पास ट्राईफॉस्फेट कंपाउंड है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट दो, इसमें से जो एक फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में ऐड हो जाता है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने साथ में फॉस्फेट अटैच कर दिया है और इसका नाम हो गया है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। सिक्स फॉस्फेट का मतलब है कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पे जाके फॉस्फेट अटैच हुआ है। अगर हम ये पीछे वाली स्लाइड में ये वाले स्ट्रक्चर्स इन्होंने इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ही बनाए हैं। ये वाली कार्बन नंबर 6 है, ये वाली यहाँ पे आके हमारे पास फॉस्फेट अटैच हो रहा है, इसलिए इसका नाम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 6 फॉस्फेट है, इसका मतलब है एक ही फॉस्फेट है और वो कार्बन नंबर 6 पे अटैच हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और इसमें एंजाइम जो यूज हो रहा है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। Second step is known as isomerization. Isomerization is a process or step या वो फिनोमेना है जिसमें किसी भी स्ट्रक्चर का किसी भी जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो आइसोमेराइजेशन में ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम रहेगा, फ्रुक्टोज, लेकिन ये फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन थी ये चेंज हो गई है, ठीक है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आइसोमेराइजेशन है which will be carried out in the presence of enzyme phosphoglucoisomerase, ठीक है। थर्ड स्टेप इज अगेन नेम्ड एज फॉस्फोराइलेशन, जिसका मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड स्टेप में सेकेंड फॉस्फेट ऐड होता है और इसका नाम हो जाएगा, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में ऐड हुआ है फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट, दो फॉस्फेट ऐड हो गए हैं फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट। इसका मतलब है कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज नोन एज क्लेवेज। क्लेवेज का मतलब यही होता है कि ब्रेक डाउन करना, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना। फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है। हमारी बॉडी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को यूज करती है ग्लाइकोलिसिस में, इसको यूज नहीं करती, इसलिए इसको कन्वर्ट करवा दिया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बॉडी ने, ठीक है। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स इसके बाद एट द एंड बन जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ये पूरे के पूरे जो 5 स्टेप्स थे कौन से थे, प्रिपरेटरी फेज के, जिसमें ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सोस चेन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स और साथ में हम दो एटीपीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। ये तो वैसे इन्होंने यहाँ पे रिवर्सिबल शो नहीं कराया हुआ, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है जिस तरह यहाँ पे शो करवाए हुए। फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है, बाकी वाले जो है वो रिवर्सिबल। यहाँ तक हमारी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज है, जो 5 स्टेप्स अगले आएंगे उसको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज या एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। इसमें क्या है, पहले हमने अपने पास से एनर्जी प्रोवाइड की, ग्लूकोज को प्रिपेयर किया, उस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जिससे हम एनर्जी खुद फिर बना सकते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 5 स्टेप्स वो हैं जिससे बॉडी जो है एनर्जी खुद एक्सट्रैक्ट करेगी, अपने पास से एनर्जी नहीं दे रही बल्कि इन मॉलिक्यूल से एनर्जी ले रही है। तो इस फेज में हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और साथ में हमारे पास एटीपी भी बन रहा है। ये 5 स्टेप्स है और ये याद रखेंगे हम, यहाँ पे इन सबके साथ 2 लिखा हुआ है, पीछे वाले में 2 नहीं लिखा हुआ था। इसकी इसकी वजह ये है कि पीछे वाले में ग्लूकोज सिंपली इन सब चीजों में कन्वर्ट हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे आके हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में 2 पायरुवेट एंड पे बनेंगे, ठीक है। तो 2 चेन्स एक साथ दिखाने की बजाय इन्होंने एक ही दिखाई है और साथ में 2 लिख दिया कि ये 2 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। Glyceraldehyde 3-phosphate will be converted into 1,3-bisphosphoglycerate. It is the first step of payoff phase और overall glycolysis का हमारे पास 6th स्टेप है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं और NAD कन्वर्ट हो रहा है टू NADH में और साथ में ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन है। ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन दोनों एट अ टाइम हो रही है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमारे पास जो प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है, ठीक है। 1,3-bisphosphoglycerate नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है इनटू 3-phosphoglycerate और यहाँ पे हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन या इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। पहला एटीपी जो हमारी इसका ग्लाइकोलिसिस का बना है ये यहाँ पे आके इसमें 7th स्टेप में बन रहा है। Then 3-phosphoglycerate will be converted into 2-phosphoglycerate। उसके बाद वाटर रिमूव हो जाता है जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है तब हमारे पास सेकेंड एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे एटीपीज बन रहे हैं और यहाँ पे साथ में एंजाइम्स लिखे हुए हैं। 6th स्टेप में जो एंजाइम यूज हो रहा है इट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एक आप लोग ये बात याद रखो कि हमारे पास जो एंजाइम है वो इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा होता है पूरे के पूरे रिएक्शन को कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेज मतलब इसने हाइड्रोजन रिमूव करा दिए, ठीक है, और ये NADH प्रोड्यूस कराया है। उसके बाद 7th में हमारे पास है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेजीज हमारे पास वो वाला ग्रुप है एंजाइम्स का जो बेसिकली प्रोड्यूस करा फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज करा रहे हैं। लास्ट भी हमने देखा था हेक्सोकाइनेज था जहां पे काइनेज आ रहा है फॉस्फेट को ऐड करा रहा है, रिमूव करा रहा है। उसके बाद 8th स्टेप में हमारे पास है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 9th में है हमारे पास एनोलेज और 10th में फिर से काइनेज आ गया पायरुवेट काइनेज। तो इसकी एनर्जी जनरेशन फेज या फिर पे ऑफ फेज जो है इसके स्टेप्स जो है रिएक्शन नंबर 6 जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate is converted into this phosphoglycerate, it is named as oxidation and phosphorylation। इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और साथ में फॉस्फोराइलेशन हो रही है। 7th स्टेप में हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि एटीपी इज प्रोड्यूस्ड हियर। 8th स्टेप में आइसोमेराइजेशन हो रही है। आइसोमेराइजेशन का मतलब कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर चेंज होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। 9th में डिहाइड्रेशन हो रही है मतलब वाटर रिमूव हो गया है और 10th में अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, इट मींस एटीपी इज प्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ तक हमारे पास दोनों फेजेस हो गई। अब ये एक बहुत ज्यादा ओवरव्यू भी नहीं था, काफी चीजें मैंने इसमें भी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन अब आगे स्टेप वाइज इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप 1 इज फॉस्फोराइलेशन। जब हमने ग्लूकोज ऐड किया है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में हो रहा है फॉस्फोराइलेशन है, इट मींस कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। इरिवर्सिबल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है वो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये नेक्स्ट स्टेप है फ्रुक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट खुद को कन्वर्ट कर सकता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये अगर इरिवर्सिबल है तो वो स्टेप जो कि ग्लाइकोलिसिस में रिवर्सिबल होगा वो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। रेट लिमिटिंग का क्या मतलब है? कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस है उसकी स्पीड को या उसकी अमाउंट को लिमिट कर सकता है कि किस स्पीड के साथ ग्लाइकोलिसिस हो रही है
या कितना ज्यादा ग्लूकोज यूज होके कितनी ज्यादा एनर्जी बन रही है। ये इरिवर्सिबल है, इसका मतलब है कि एक दफा अगर ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो वापस ये ग्लूकोज में नहीं जा सकता। अब हर हाल में इसने एनर्जी बनानी ही बनानी है, एटीपी प्रोड्यूस करने ही करने। अगर ये रिवर्सिबल होता तो ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता था, तो हमारी बॉडी में सिस्टम खराब हो जाता है ना सारा, कि एनर्जी बन ही नहीं रही, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए स्टेप जो है रिवर्सिबल है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर रेट लिमिटिंग स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो रेट लिमिटिंग स्टेप्स वही होंगे जो कि इरिवर्सिबल होंगे। आपने सिर्फ अलग अलग से ये स्टेप्स लिख देने। Thus the reaction can be represented as this. नेक्स्ट फिर वही है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में बहुत दफा आप लोग को ये चीजें एक्सप्लेन करी हूँ, इनको याद रखना। ठीक है, ये छोटी छोटी की पॉइंट्स हैं जिससे आप लोगों को बाकी सारी चीजें लिंक्ड होती हैं, आपको याद रहेंगी। कहीं पे भी आइसोमेराइजेशन आ रहा है याद रखो कि इसका फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है। Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate in the presence of phosphoglucoisomerase enzyme. These enzyme are very important. आपको याद रखना है कि स्टेप पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है। थर्ड स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन। दोबारा से हमारे पास एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है फ्रुक्टोज 6-phosphate में, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate. 1 and 6 stand for carbon numbers at which these phosphate groups are attached. एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा अटैच है कार्बन नंबर 6 पे। उसके बाद ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मींस ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको रेगुलेट कर रहा है। हमारे पास जितने इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं रेट लिमिटिंग है और यही रेगुलेटरी स्टेप्स हैं ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड में फोर्थ स्टेप पे हमारे पास इसकी ब्रेकडाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। इसमें आइसोमेराइजेशन होगी और DHAP विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate। फिफ्थ इज आइसोमेराइजेशन, ये इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं ऑफ विच ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate। तो अब सारी चीजें दो दो मॉलिक्यूल्स चलेंगे आगे। 2 molecules ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate आर ऑक्सीडाइज्ड एंड साथ में क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेशन होगी। यहाँ पे हमारे पास 2 NADH बन रहे हैं एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-bisphosphoglycerate। नेक्स्ट में फर्स्ट substrate level phosphorylation है। First ATP is produced in this step. 1,3-bisphosphoglycerate will be converted into 3-phosphoglycerate. ये भी reversible है। Next is 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate. ये भी reversible है in the presence of phosphoglycerate. 9th step पे हमारे पास water remove हो जाता है, phosphoenol pyruvate बनता है, ये भी हमारे पास रिवर्सिबल है। लेकिन जो हमारे पास लास्ट स्टेप है रिवर्सिबल नहीं है। वंस पायरुवेट बन गया, अब यहाँ से वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बन सकता, पायरुवेट ही रहेगा और नेक्स्ट पायरुवेट जो है ये किधर जाता है, ये क्रेब्स साइकिल में जाता है। नेक्स्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्रेब्स साइकिल। तो अगर एक दफा हमारे पास ग्लूकोज एंटर हो गया है ग्लाइकोलाइसिस में तो ग्लूकोज वापस नहीं जा सकता। इसी तरह 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और ये लास्ट स्टेप, जो कि हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं, रेगुलेटरी स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के। ओवरऑल बैलेंस शीट अगर हम देखें तो हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड किया, 2 ATPs यूज किए हैं, 2 फॉस्फेट आयंस यूज किए हैं, 2 NAD यूज किए, 2 हाइड्रोजन यूज किए और 4 ADP यूज किए, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 2 पायरुवेट बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं, 4 ATPs बन रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं, 2 ADP बन रहे हैं। इस सब में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है 4 ATP and 2 NADH. 1 NADH is equal to 3 ATPs. तो बेसिकली these are 6 ATPs और साथ में हमारे पास 4 ये कितने हो गए 10। लेकिन 2 हमने यहाँ पे यूज किए थे, तो जब हम इस 10 में से इन 2 को निकाल देते हैं तो हमारे पास नेट ATPs 8 बनते हैं और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट की फेट ये है कि इट विल गो टू क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल में नेक्स्ट पूरे का पूरा जो साइकिल चलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
एडिशनल स्टेप्स इन एन एरोबिक कंडीशन, ये हमने जितने स्टेप्स पढ़े थे क्या थे, ये एरोबिक ग्लाइकोलिसिस थी ठीक है, ये 10 के 10 स्टेप्स एरोबिक ग्लाइकोलिसिस थी। अगर हमारे पास एनारोबिक कंडीशन है तब क्या होगा, व्हेन एनिमल टिश्यूज कैन नॉट बी सप्लाइड विद सफिशिएंट ऑक्सीजन टू सपोर्ट एरोबिक oxidation of pyruvate and NADH produced in glycolysis. NAD is regenerated from NADH by the reduction of pyruvate to lactate. The reduction of pyruvate is catalyzed by lactate dehydrogenase. ठीक है, ये वाला स्टेप। अगर हमारे पास अगर आप लोगों को एफएससी वाला अपना ये वाला चैप्टर याद हो तो पायरुवेट नेक्स्ट क्रेब साइकिल में जाता है। क्रेब साइकिल के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली जो है ऑक्सीजन यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज। वहां पे जाके एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही है, उससे पहले कहीं यूज नहीं हो रही। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, बॉडी को तो पता है ऑक्सीजन कम हो गई है, तो उससे पहले ही ये दोनों स्टेप्स को बाईपास कर देगी, क्रेब्स साइकिल को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, डायरेक्टली पायरुवेट को कन्वर्ट करा देगी into lactate in the presence of lactate dehydrogenase। ठीक है, ये वाला एक स्टेप है एडिशनली जो यहाँ पे हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। इसमें आप याद रखो कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ये है रिएक्शंस की दोबारा से सारी की सारी समरी। समझ आई है आप लोगों को सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसको फिर रिपीट यस मैम। कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस कैसे था। अगर आपको आ जाए राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस, ये पूरी ये वाली इस टाइम स्लाइड आप लोग को शो हो रही है, ये आप पूरी की पूरी ड्रॉ करोगे। अगर आपको आ जाए कि राइट अ नोट ऑन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये वाला पार्ट सिर्फ ये जो इधर वाले रिएक्शंस हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 रिएक्शंस आप सिर्फ वहां पे ड्रॉ करोगे। या फिर अगर आपको आ जाए कि राइट अ नोट ऑन पे ऑफ फेज, तो सिर्फ इधर वाले 5 करो। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप इसकी रेगुलेटरी स्टेप्स या रेट लिमिटिंग स्टेप्स लिखो, तो आप ये वाला एक स्टेप लिखोगे, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद आप ये वाला स्टेप लिखोगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और उसके बाद आप एक ये लास्ट वाला स्टेप लिखोगे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। अब इस वाली अगर आप ये स्लाइड देखो, इसमें एक मिस्टेक है। पहला स्टेप तो रिवर्सिबल है ही है, थर्ड स्टेप में ये 2 एरोज नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में भी एक होना चाहिए। तो ये आप लोग करेक्ट कर लेना अपने पास। ये मैंने आप लोगों को मोडल पे चैप्टर भी अपलोड कर दिया हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाइब्रेरी से पढ़ते थे और उनके पास अभी घरों में बुक्स नहीं होंगी। पूरे का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, उसमें से सिर्फ ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट पढ़ना, तो उसमें ये वाली मिस्टेक्स नहीं है। इंटरनेट से पिक्चर्स ली हुई होती हैं, इनमें मिस्टेक हो जाती है, पर जो पीछे आपकी वो हाफ हाफ बनी हुई थी, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का पूरे की पूरी क्या होगी है ग्लाइकोलिसिस, ये आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। नेट एनर्जी यील्ड हमने देख लिया है पीछे ही कि हमारे पास 8 एटीपीज बन रहे हैं, टोटल 10 बन रहे थे लेकिन 2 यूज हो रहे हैं। नेट का मतलब ये होता है कि जितना हमारे पास कोई चीज आ रही है उसमें से जो हमने खुद से एनर्जी प्रोवाइड की हुई थी उसको निकाल दें तो नेट बनेगा हमारे पास। नेट 8 बन रहा है। यहाँ तक हो गया ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रेगुलेशन मैंने साथ की साथ डिस्कस की है आप लोगों के साथ, लेकिन एक अलग से भी थोड़ा सा आप लोग को बता दूंगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, रेगुलेशन बेसिकली किसी चीज की ये होती है कि हम उस प्रोसेस को स्पीड अप कर दें या उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर दें, या जो उस प्रोसेस के ऊपर क्या किसी भी चीज का, हमारी बॉडी की किसी और चीज का क्या इफेक्ट आ रहा है, उस ग्लूकोज के लेवल का, जो उसमें एंजाइम्स यूज हो रहे हैं उनकी वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है, वैसे हमारी बॉडी में कोई और ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई और ऐसा हार्मोन है जो कि इस प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हम रेगुलेशन में देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 रेगुलेटरी स्टेप्स थे जो कि इरिवर्सिबल स्टेप्स थे। ये रेगुलेटरी स्टेप्स इसलिए हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। इसके साथ साथ जो इनके एंजाइम्स हैं उनकी भी कोई
स्पेसिफिसिटी है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहे हैं वो भी हेल्प आउट कर रहे हैं इन रेगुलेशन, ठीक है। तो अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो आप लिखोगे कि हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जो इरिवर्सिबल हैं, इसलिए ये तीनों इसको रेगुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनके 3 एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स की भी स्पेसिफिसिटी है, वो क्या है मैं भी आपको बता रही हूँ, इस वजह से भी ये रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है साथ में देखते हैं हॉर्मोन्स हैं जो कि इसको रेगुलेट करवा रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस को। पहला जो हमारे पास स्टेप है ग्लूकोज की कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट, एक तो ये है irreversible directly glucose in the presence of glucose 6 phosphate in the presence of hexokinase can never be converted into glucose। हाँ, हमारी बॉडी में और हो सकता है कोई प्रोसेस हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसी बहुत लंबे चौड़े साइकिल के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट कराया जा सकता हो, पर उसके लिए एंजाइम कोई और चाहिए, वो कोई और प्रोसेस होगा। सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रोसेस को डायरेक्टली हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज conversion of glucose into glucose 6 phosphate which is carried out in the presence of hexokinase। It is a first regulatory step of glycolysis। इट इज लिंक टू ग्लूकोज अपटेक एंड लॉक्स ग्लूकोज इन द सेल, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट इनहिबिशन करा रहा है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये थर्ड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। यहाँ पे एक तो ये बात है कि ये स्टेप इरिवर्सिबल था। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसका एंजाइम है PFK1 और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ये एंजाइम इन सारी चीजों के थ्रू रेगुलेट होता है। जहां पे प्लस का साइन है इसका मतलब है कि ये चीजें इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप कर देंगी। जहां पे माइनस का साइन है इसका मतलब है ये चीजें इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगी। अगर ये एंजाइम स्पीड अप होगा तो ग्लाइकोलिसिस स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप करा देगा, तो ग्लाइकोलिसिस ही स्पीड अप हो जाएगी और हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। और अगर इस एंजाइम की नेगेटिव फीडबैक हो जाएगी, इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई और चीज आके नेगेटिव इफेक्ट करा रही है उस एंजाइम पे, ठीक है। और प्रोडक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो इटसेल्फ इनहिबिट करा रही है टू हेक्सोकाइनेज। पहले मैं आपको इसकी प्रोडक्ट इनहिबिशन जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने इस एंजाइम के ऊपर माइनस का साइन लिखा है और इसको लिंक किया है थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस एंजाइम को कैसे इफेक्ट करेगा? अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, ग्लूकोज की कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हुई जा रही है बॉडी में, लेकिन आगे वाले जो स्टेप्स हैं वो स्लो हैं, ठीक है। अभी फौरी फौरी बाकी सारे स्टेप्स रेगुलेट नहीं हो रहे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज्यादा बन गया है, एक्यूमुलेट हो गया है सेल में, तो इट्स सेल्फ दिस excess amount of glucose 6 phosphate will negatively inhibit hexokinase। समझ आइए इस बात की? प्रोडक्ट इनहिबिशन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, किसी स्टेप की प्रोडक्ट इटसेल्फ उस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। अगर तो इसकी अमाउंट नॉर्मल है, जितना ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वो नॉर्मल स्पीड के साथ आगे ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस में चल रहा है, बॉडी एनर्जी बना रही है, तो ठीक है। अगर ऐसे होगा कि हमारे पास आगे के स्टेप स्लो डाउन है, बॉडी को भी इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी एनर्जी नहीं चाहिए, बड़ा स्लो स्लो सारा प्रोसेस हो रहा है, तो ये वाली प्रोडक्ट खुद ही अपने इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ग्लूकोज की कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्लो हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो पहला स्टेप किस तरह ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इरिवर्सिबल। सेकेंड, इट्स एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो है इसको इसकी ही प्रोडक्ट जो है वो इनहिबिट कर देती है इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास, सेकेंड स्टेप नहीं है, थर्ड स्टेप है जो कि
हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप है। एक तो ये इरिवर्सिबल है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट। सेकेंड हमारे पास जो इसका एंजाइम है, इस एंजाइम की इनहिबिशन है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये है कि कोई और चीजें आके इस पे इफेक्ट करेंगी। अब वो चीजें क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लस का साइन जो है वो शो कर रहा है उन चीजों को जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगी, और ये माइनस वाला साइन उन चीजों को शो कर रहा है जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कराएंगी या डिक्रीज कराएंगी। अगर हमारे पास सेल में एएमपी का लेवल ज्यादा हो जाए, एएमपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी है इसका मतलब है एनर्जी नहीं है, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी से एक फॉस्फेट निकाला, एडीपी बन गया, एक और फॉस्फेट निकाला, एएमपी बन गया। अब इसमें से मजीद हम एनर्जी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर सेल के पास एएमपी पड़ा है, इसका मतलब है वो सारी की सारी एनर्जी को यूज कर चुका है। तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ये वाला एंजाइम इसको स्पीड अप कर दिया जाता है कि भाई सेल को एनर्जी चाहिए तो इस एंजाइम को स्पीड अप कर दो। सेकेंड है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। अगर हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो भी ये वाला जो एंजाइम है इसको स्पीड अप कर दिया जाता है। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो बेसिकली ये बॉडी हमारे सेल में उसी वक्त एक्यूमुलेट होगा जब हमारे सेल में एनर्जी कम होगी, ठीक है। इन दोनों चीजों को आप लोग ऐसे ही याद कर लो। एएमपी इंडिकेट्स सेल में एनर्जी कम है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इंडिकेट सेल में एनर्जी कम है। जब ये दो चीजें हमारे सेल में ज्यादा होंगी तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है वो सेंस करेगा कि ये दोनों चीजें ज्यादा है, तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। अभी जल्दी जल्दी से कन्वर्ट करा रहा है इसको, ग्लाइकोलाइसिस को स्पीड अप कर दिया। उसके बाद है हमारे पास ये दो चीजें, एटीपी और सिट्रेट। अगर ये दो चीजें प्रेजेंट है तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इनहिबिट हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। माइनस का साइन इसके स्लो होने को या इनहिबिट होने को शो कर रहा है। अगर तो एटीपी ज्यादा है तो अंडरस्टूड सी बात है, एटीपी ही बना रहे थे, एटीपी ऑलरेडी है, एटीपी नहीं चाहिए, प्रोसेस स्लो डाउन हो गया। सेकेंड इज सिट्रेट। सिट्रेट ज्यादा है बॉडी में, ठीक है। सिट्रेट ज्यादा होने का मतलब ये है, सिट्रेट कहाँ यूज होता है, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल आप लोग नेक्स्ट कल जो लेक्चर पढ़ोगे उसकी जो मेन हम वो साइकिल स्टार्ट ही सिट्रेट से हो रहा है बॉडी में। अगर सिट्रेट ज्यादा है इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो आगे के स्टेप्स है क्रेब्स साइकिल और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये स्लो है। अभी ये वाला सिट्रेट यूज नहीं हुआ तो इसको स्लो करा दो, ताकि क्योंकि एंड पे हमें पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट ने क्रेब्स साइकिल में ही जाना है, तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो जाएगी ये चीजें, तो इसलिए सेल इसको स्लो डाउन करवा देता है। दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। तो हमारे पास ये इन सारी चीजों से इसकी रेगुलेशन होती है। अगर आप लोगों को रेगुलेशन पूछी जाए तो ये आप लोग ये बना दोगे तो पता चल जाएगा कि जी आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इसको पूरा एक्सप्लेन करो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आप इन चीजों को एक्सप्लेन करो कि हमारे पास एएमपी की प्रेजेंस या फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की प्रेजेंस ये शो कर रही है कि बॉडी में एटीपी कम है तो ये स्पीड अप हो जाएगा, और इनकी प्रेजेंस शो कर रही है एटीपी ज्यादा है तो ये इनहिबिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप जो कि रेगुलेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अलग से थर्ड स्टेप नहीं बताया हुआ बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो कि आपने साथ में थर्ड स्टेप भी लिखना है। थर्ड स्टेप यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अलग से नहीं बताया हुआ तो उसको मिस नहीं कर देना। थर्ड स्टेप इसमें बताया हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन दी प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज की इनहिबिशन हो रही है, ये इनहिबिशन हो रही है जब बॉडी में एटीपी ज्यादा, अंडरस्टूड सी बात है, एटीपी ज्यादा है तो इसको स्लो डाउन कर देंगे, हमें अभी इतना पायरुवेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब ये है ये पीछे वाले दो स्टेप स्पीड अप हुए हुए हैं तो ये वाला स्टेप भी स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। सेल ने यहाँ पे भी सेंस कर लिया था और यहाँ पे भी सेंस कर लिया था कि एटीपी ज्यादा चाहिए, इसलिए ही फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ज्यादा बन रहा था। इसकी प्रेजेंस में ये स्पीड अप हो जाएगा और एटीपी की प्रेजेंस में ये स्लो डाउन हो जाएगा। देखो अल्लाह ताला ने कितना रेगुलेटेड निज़ाम बनाया हुआ है कि एक चीज एक ये छोटा सा एक प्रोसेस है एटीपी जनरेशन का, उस
के भी 3 जगह पे जो है वो चेक पॉइंट्स है कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए है या नहीं चाहिए। तो ये अगर आप लोग ये वाली पिक्चर अच्छे से समझ लो तो आपको सारा समझ आ जाएगा रेगुलेशन कैसे हो रही है। सेकंड स्टेप जो है रेगुलेशन का, इट इज हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होगी, हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये रेगुलेट करा रहे हैं हमारे सारे स्टेप्स को। और हम कार्बोहाइड्रेट्स की और ग्लूकोज की बात करें तो बॉडी में बेसिकली ग्लूकोज जो है इसको रेगुलेट कौन कराता है, हम सबको पता है इंसुलिन कराता है। इंसुलिन और इंसुलिन का बिल्कुल ऑपोजिट हार्मोन होता है ग्लूकागोन। हम ज्यादातर इंसुलिन की बात करते हैं, डायबिटीज की बात की तो इंसुलिन की बात की, इसलिए हमें इंसुलिन ही याद रहता है। मैंने अपने स्टूडेंट से वाइवा में ऑलमोस्ट सबसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हार्मोनल रेगुलेशन बताओ ग्लाइकोलाइसिस की। इंसुलिन सबको याद था, ग्लूकागोन किसी को भी नहीं याद था। तो ये दोनों ही एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हमें इसलिए ज्यादा याद रहता है क्योंकि ये डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है ज्यादा। तो बेसिकली इंसुलिन जो है इट इनिशिएट्स एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज इन। एक जनरली ओवरऑल जो हमारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन इज एन हार्मोन जो क्या रेगुलेट कराएगा, जो ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में है उसको, ये ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को लोअर कराता है। ठीक है, हमारे पास जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट है उसको डिक्रीज कराना है इंसुलिन ने और उसे इंक्रीज करवाना है ग्लूकागोन ने। ठीक है, डिक्रीज कराने का मतलब ये है ग्लूकोज की अमाउंट डिक्रीज तभी होगी जब ग्लूकोज को यूज कर लेंगे। ग्लूकोज को हम यूज कहाँ कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो वो ये सारे के सारे एंजाइम्स जो है इनको फास्ट करा देगा, इनकी अमाउंट को इंक्रीज करा देगा ताकि जल्दी से ग्लूकोज यूज हो, या तो एनर्जी में यूज हो जाए या फिर स्टोर हो जाए। ठीक है, these changes reflect an increase in gene transcription resulting in increased enzyme synthesis. High activity of these three enzymes favor the conversion of glucose to pyruvate. Conversely का मतलब है opposite. Gene transcription and synthesis of glucokinase, phosphofructokinase, and pyruvate kinase are decreased when plasma glucagon is high and insulin is low. ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि इंसुलिन का फंक्शन ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल को डिक्रीज कराएगी और ग्लूकागोन का फंक्शन ये है कि ये उसको इंक्रीज कराएगी। तो जो इंसुलिन है ये ग्लाइकोलाइसिस को स्पीड अप कराता है और जो ग्लूकागोन है ये ग्लाइकोलाइसिस को स्लो डाउन कराता है या फिर इनहिबिट कराता है। ये है हमारे पास पॉजिटिव शोज के ये प्रोसेस नेक्स्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या इंक्रीज हो जाएगी इसकी अमाउंट, और नेगेटिव शो कर रहा है कि ये इनहिबिट कराएगा। तो इंसुलिन इन तीनों स्टेप्स को पे ही ये वाले दोनों हार्मोन्स इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इन तीन एंजाइम्स को ही रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी तो ये वाले तीनों स्टेप स्पीड अप हो जाएंगे, अगर ग्लूकागोन ज्यादा हो जाएगी तो ये तीनों स्टेप स्लो डाउन हो जाएंगे। आगे समझ आप लोगों को? यस मैम, आ गई है। जी मैम। मुश्किल तो नहीं लग रहा है इस तरह पढ़ना? नो मैम। नो मैम, बस कर रही हूँ कि बहुत सिंपल वर्ड्स में आप लोग को बताऊं ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। सबको समझ आ रही है? मैम रेगुलेशन का स्टेप 3 दोबारा समझा दें। रेगुलेशन का स्टेप 3, मैम सेकंड भी रिपीट कर दें। स्टेप 3 ये फ्रुक्टोज वाला स्टेप या फिर जो पायरुवेट वाला स्टेप है? मैम पायरुवेट वाला। ठीक है, पायरुवेट वाला स्टेप मैंने जैसे आपको बताया कि रेगुलेटरी स्टेप ये इस वजह से है क्योंकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट की जो पायरुवेट में कन्वर्जन है ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये रिवर्स नहीं होगा। सेकेंडली यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है इट इज रेगुलेटेड बाय टू थिंग्स, वन इज एटीपी एंड अदर इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अगर एटीपी की अमाउंट बॉडी में या सेल में ज्यादा होगी तो पायरुवेट काइनेज इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाके पायरुवेट ने भी नेक्स्ट एटीपी ही बनाना है, तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें जरूरत ही नहीं, तो इनहिबिट हो जाएगा। और अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये फिर पायरुवेट काइनेज को
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा कि भाई पीछे से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बहुत ज्यादा बन रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी से सारे के सारे नेक्स्ट स्टेप्स को कंटिन्यू करा के पायरुवेट में कन्वर्ट कराना है ताकि एटीपी बने और नेक्स्ट फिर पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाए। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम ये स्लाइड नंबर 45 रिपीट कर दें जरा एक बार। स्लाइड नंबर 45, हार्मोनल रेगुलेशन। यस मैम। तो हार्मोनल रेगुलेशन में ना सिंपल बात याद रखो, दो हार्मोन्स है, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। और ये वाली मैंने जो लाइन स्पेसिफिकली दी है, ब्लड ग्लूकोज